हेलो फ्रेंड्स। हमने कल डिस्कस किया था अपना मैथमेटिक्स के बारे में। हमने कल नेचर डिस्कस किया था और मैथ की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने उसका नेचर डिस्कस किया था कि मैथ्स का नेचर कैसा है। आज हम जो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि हमें ये तो पता है कि हमें पढ़ाना क्या है, बट हाउ टू टीच, कि टीच के मेथड्स क्या है। तो ये कुछ 10 मेथड्स हैं जिसको हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे। हम अपनी इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पेडागोजी का, वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। 10 आपके मेथड्स हैं इसके अंदर, और एक टॉपिक और इंक्लूड होता है, वो है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का, ठीक है। वो मैंने आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में भी बताया था कि नेचर कैसा है उसका, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है और जनरलाइजेशन है। इंडक्टिव जो है वो जनरलाइजेशन से ही निकला है, बट फिर भी हम बाद में इसे डिस्कस कर लेंगे। और जो साइंस पेडागोजी के लिए जो मैंने आपकी एक वीडियो क्रिएट की थी, फर्स्ट वीडियो, उसका भी सिर्फ एक ही सिंगल लेक्चर होगा, क्योंकि वो चैप्टर जो है सिंगल लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसका मैं आपको कल दूंगी वीडियो, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा यहाँ तक इस चैप्टर के, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। Teaching used to make lesson plan interesting, to explain the content and remember it during TL process. TL process बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि टीचिंग जो है दैट इज यूज टू मेक लेसन प्लान इंटरेस्टिंग, कि हम जो पढ़ाते हैं वो क्या है, वो लेसन प्लान को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर हम सिंपल बुक देख के पढ़ाते रहेंगे तो वो एक बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए या फिर किसी बच्चे के लिए समझना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो हमें अपने लेसन प्लान को कभी भी बोरिंग नहीं बनाना चाहिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। वैरायटी ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ एड्स हमें यूज़ करने चाहिए, ताकि हमारा जो लेसन प्लान है वो और भी अच्छा बने और बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। इसीलिए टीचिंग की जाती है। टीचिंग जो है यूज टू मेक लेसन प्लान इंटरेस्टिंग, टू एक्सप्लेन द कंटेंट, मतलब जिससे रिलेटेड हमें पढ़ाना है उसे कहते हैं कंटेंट, एंड रिमेंबर इट, ठीक है। अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स दे के समझाएंगे, हम अपनी टीचिंग को रियल लाइफ से रिलेट करके हम समझाएंगे और पढ़ाएंगे, तो वो जो चीज़ें हैं बच्चे के दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी और अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। ये हमारी जो सारी है इस वजह से जो उनके जो ब्रेन है उस पर अच्छे से प्रभाव पड़ेगा और अच्छे से उनको याद होगा। ये आपकी थी। अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो जिससे हम और अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। हमें ये पता है सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, वी नो एवरीथिंग, बट हमें उसे पढ़ाना किस तरीके से है, उन मेथड्स को हमें जो है स्टडी करना है, राइट। फर्स्ट आपका आ जाता है ड्रिल वर्क, फिर है आपका होमवर्क, थर्ड है आपका ओरल वर्क, फोर्थ है आपका रिटर्न वर्क, फिफ्थ है ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी, सुपरवाइज स्टडी, रिव्यू, असाइनमेंट, एंड देन आपका है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। फर्स्ट हम अपना डिस्कस करते हैं ड्रिल वर्क के बारे में। बेसिकली ड्रिल वर्क क्या है। सिंपली अगर मैं कहूं कि ड्रिल वर्क जो है वो है आपका लर्निंग बाय डूइंग, और यू कैन से लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये आपका सीडीपी में भी होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, राइट। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना, किसी काम को करना, ठीक है। पहले हम उस काम को करेंगे और फिर हम उसके थ्रू सीखेंगे, ठीक है। उस वर्क को हम कहते हैं लर्निंग ड्रिल वर्क और लर्निंग बाय डूइंग और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम अपने ड्रिल वर्क को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं,
ठीक है। चिल्ड्रन को जो है सिर्फ उतना ही वर्क देना है जितनी उनकी कैपेसिटी है। मतलब हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि वो कितनी कैपेसिटी से उस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि हर एक का जो माइंड लेवल है, माइंड की कैपेसिटी है, सभी स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ड्रिल वर्क में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें उन्हें वर्क देना होता है, ताकि बच्चा जो है वो करके सीखता है, और करके अगर वो सीखेगा तो वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो यानी कि हम इसे एक तरह से सेल्फ स्टडी भी कह सकते हैं, कि जिसमें पहले वो चीज़ों को देखेगा, सीखेगा, फिर उसे चीज़ नहीं समझ में आएगी, देन ही और शी विल आस्क टू द टीचर। तो ये आपका जो आता है ड्रिल वर्क में आता है। सो हम इसको और भी इफ़ेक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बच्चों की कैपेसिटीज़ और उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें वर्क देना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपका है कि उसके अंदर जो है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस की जानी चाहिए, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। ये नहीं कि सभी बच्चों को आपने सिमिलर एक जैसी प्रॉब्लम दे दी, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो ब्रेन है वो अच्छे से चले, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ नोट डाउन बता देती हूँ। राइट। सो हम ड्रिल वर्क की बात कर रहे थे। तो ड्रिल वर्क जो है अगर करके सीखेगा कोई बच्चा, तो उससे क्या होगा, वो प्रोवाइड करता है सेल्फ लर्निंग। खुद ही बच्चे में एक भावना आएगी करने की, उसे सीखने की, कि उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मुझे जो है कोई काम करके सीखना है, तो वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से करेगा, ठीक है। विदाउट दिस मीन्स अगर ड्रिल वर्क नहीं होगा तो इससे जो स्पीड और एक्यूरेसी भी बच्चे की मेंटेन रहती है, क्योंकि उसे ये पता रहेगा कि मुझे कितने टाइम में अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इट कंसिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़। मीन्स अगर आप अपने इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, ये है आपका कि ड्रिल वर्क को अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी चलते जा रही है। फर्स्ट सपोज करो आप क्लास में गए और आपने क्लास में जाके एक टॉपिक दिया बच्चों को कि फूड आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके घर पे हैं उन्हें लिख के आओ, और लिख के आओ कि कौन सी चीज़ है जिसमें प्रोटीन है, ठीक है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चे क्या करेंगे, वहाँ जाके घर जाएंगे, उसे सीखेंगे, उसे लर्निंग बाय डूइंग, उसे खुद से कोशिश करेंगे सीखने की। तो यानी कि डेली जो एक्टिविटीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जिससे उन्हें बोरिंग महसूस हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी जो ड्रिल वर्क की एक्टिविटी है उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। हम इसे सीख क्यों रहे हैं, ताकि हम अपनी इन टेक्निक्स को अपना सके जब हम स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, राइट। सो एक तरह से हम इसे कह सकते हैं सेल्फ लर्निंग है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, देखो अगर कोई काम हम खुद से करके सीखेंगे, ठीक है, मान लो मैंने आज कोई वर्क है, मेरा ये लेसन प्लान है, मैंने इसे करने की कोशिश की, मैं इसे खुद से ट्राई करके सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। या कोई ऐसा सब्जेक्ट है मैं जिसे बार बार पढ़ रही हूँ, रेपिटेटिव टाइम्स कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। सो यानी कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है और यू कैन से ऐसा वर्क है जिसमें आप लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो बिगिनर्स हैं, जो कुछ नया सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, लाइक आप लोग जैसे सीटेट की पैडागोजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे, आप पहले यहाँ से सुन रहे हो, लेकिन आप अगर खुद से करने की कोशिश करते हो तो वो क्या आपकी अच्छी एक टेक्निक वो ड्रिल वर्क में आएगा वो भी, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक्यूरेसी जो है वो भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट तो आपका पहले भी आ गया कि जो एक्यूरेसी है और स्पीड है, इसके ड्रिल के विदाउट ड्रिल इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये स्पीड को भी एडजस्ट करता है। अब हर एक चीज़ की अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये कई जगह ऐसे टॉपिक्स में जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना होमवर्क जो मेथड है, टेक्निक है, वो हम स्टडी करेंगे, राइट। सो ये जो कुछ की पॉइंट्स है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
इट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन अदर क्लासेस। देखो जो ड्रिल वर्क है उसके अंदर डिसएडवांटेज क्यों है ये कि ये सुटेबल नहीं है सभी टॉपिक्स के लिए। लाइक आप ले लो रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कोई एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स कुछ ऐसे थ्रेटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है, जिसपे ड्रिल वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा है कि डिस्टरबेंस क्रिएट करता है क्योंकि सभी बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से जो नॉइज़ प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है अदर क्लासेस में। तो इट मीन्स इसके एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। सो ये था आपका ड्रिल वर्क कि जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग या सेल्फ लर्निंग यू कैन से और मोटिवेटिंग उस तरीके से हम सीख सकते हैं। सेकेंड आपका आता है होमवर्क, ठीक है। देखो होमवर्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टीचिंग में, ठीक है। टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट दोनों की उसमें लाइफ में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करिकुलम का जो सिलेबस है वो इतना हैवी लोड होता है कि पूरा का पूरा सिलेबस करना सिर्फ शॉर्ट टाइम्स में, वो भी स्कूल टाइमिंग्स में, वो एक पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से जो है वो होमवर्क दिया जाता है ताकि जो बच्चा है उसे घर जाके चीज़ों को करके देख सके। मीन्स होमवर्क बेसिकली किस लिए होता है? ताकि जो एनवायरनमेंट है, जो स्टडी का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जो है बच्चा घर पे अपना क्रिएट कर सके और उन चीज़ों को वो कंप्लीट कर सके। दूसरी बात कि होमवर्क का फ़ायदा क्या है देने का। कई बच्चे जो होते हैं जो गॉसिपिंग्स में ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातचीत में, तो जिससे क्या होता है जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इस वजह से जो होमवर्क दिया जाता है ताकि बच्चे का जो टाइम है वो मैनेज हो, ठीक है, और उनका कोई टाइम जो है वेस्ट ना हो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि होमवर्क देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो घर पे भी क्रिएट किया जा सके ताकि बच्चा जो है अच्छे से पढ़ सके। और ये है कि जो पेरेंट्स है और जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो लिंक है वो एक स्कूल के साथ बना रहता है कि उन्हें पता रहता है कि आज जो है हमने इतना होमवर्क किया। तीसरी बात, होमवर्क देना इसलिए बेनिफिट है क्योंकि जो स्कूल में कराया गया है, ठीक है, सपोज कोई वर्क कराया आपने और वो बच्चा उस वर्क को दोबारा जाके करता है, ठीक है, या फिर उस वर्क को करता है, तो इससे बच्चे में मोटिवेशन की और अच्छे से चीज़ों को समझने की जो है वो कैपेबिलिटी आती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आप ये भी कह सकते हो आप ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कि बच्चों को जो है इतना ज़्यादा भी ओवरलोड वर्क ना दिया जाए कि वो उसे पनिशमेंट के रूप में समझे। मीन्स उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि जितना काम वो कर सकते हैं उतने लिमिट में ही जो है वो होमवर्क दिया जाना चाहिए, राइट। और होमवर्क देने का फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये हेल्प करता है मतलब बच्चों को मतलब डेली रेगुलर टाइम पे उनको हार्ड वर्क करना, ठीक है, ताकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी बढ़ती है कि वो काम को कर सके। सो इट डेवलप, ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। इन पे बेस्ड आपके जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली पैडागोजिकल का मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन आएंगे उसमें जो मोस्ट पॉजिटिव होता है वही आपने टिक करना होता है और फिल करना होता है, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन जो होता है वो आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये डेवलप करता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, मतलब बच्चे के अंदर खुद के अंदर ये भावना आती है कि वो वर्क करता है, ठीक है, उसकी जो है हैबिचुअल बनी रहती है कि उसने डेली जो है उस वर्क को करना है, ठीक है, राइट। सो यहाँ तक आप देखिए। राइट। सो थर्ड हमारा आता है ओरल वर्क, ठीक है। ओरल वर्क में हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले LSRW मैंने लिखा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग। ये सबसे ज़्यादा जो बच्चा है वो देख के यानी कि विजुअलाइज करके और सुन के वो चीज़ों को
ज़्यादा अच्छे से सीखता है। लाइक जैसे अभी आप अगर वीडियो को सुन रहे हो अच्छे से, तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से जा रही हैं, ठीक है। सो ओरल वर्क में क्या है, जो बच्चे की जो मेमोरी है, यानी कि हम उससे क्वेश्चन रेज करेंगे तो बच्चा उन चीज़ों के आंसर देगा। लाइक कि मैंने ओरल चीज़ों को अभी समझाया, फिर मैं उससे पूछूंगी तो बच्चा जो है उन चीज़ों को वो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम बच्चे की जो मेमोरी है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, ओरल वर्क से बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि जब वो बोलेगा किसी चीज़ को, ठीक है, चाहे गलत भी है बट बोलेगा चीज़ों को, तो उसके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यस मैं उन चीज़ों को कर सकता हूँ या बता सकता हूँ, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को बोल के करते हैं या बार बार करते हैं रिपीटेटिव टाइम्स, और ओरल मीन्स बोल के करते हैं, या हम चीज़ों को पूछते हैं बार बार अलग अलग बच्चों से क्वेश्चंस को पूछ के, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो रिवीजन है वो और भी ज़्यादा क्विकली होती है, क्योंकि ओरल बोलने के साथ साथ आपका सुनने वाला भी होता है। क्योंकि जब आप बोलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, तो एक बच्चा जवाब देगा, फिर अनदर स्टूडेंट, तो और बच्चे भी क्या करेंगे, उन चीज़ों को सुनेंगे, तो जो आपका रिवीजन होगा सब्जेक्ट का वो और भी क्विकली होगा, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट कैन बी चेक प्रॉपरली, कि हम बच्चों को उठा के, ठीक है, जो हमने पिछला मैटर जो पढ़ाया उसके बारे में हम पूछ सकते हैं ओरली, ठीक है, कि हम छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में जो कराया था, ठीक है, तो मैं आपसे छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ सकती हूँ। तो ये आपका आ गया कि प्रीवियस नॉलेज हम जो स्टूडेंट की है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव, बच्चा जो है वो ज़्यादा अटेंटिव होगा ओरल क्लास में, क्योंकि उसे ये पता है कि टीचर जो है किसी भी टाइम पे कभी भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकती है, तो उस टाइम पे बच्चा जो है वो बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठेगा, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से सुनेगा प्रॉपरली तरीके से, और उसके अंदर जो इमेजिनेशन पावर होगी, थिंकिंग पावर, उसकी जो इमेजिनेशन पावर होगी वो डेवलप होगी, क्योंकि जब वो उन चीज़ों को सुनेगा ध्यान से, तो जो उसका व्यू होगा वो उसके माइंड के सामने आ जाएगा, उन चीज़ों को वो ध्यान से समझेगा, सुनेगा और फिर उसे ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी ओरल वर्क में आती हैं। अब ये अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब इनकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक ओरल टाइम पे बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को याद नहीं रख सकता लंबे टाइम तक, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना, वन टाइम पे आप वो चीज़ भूल जाएंगे, ठीक है, अगर उसे बार बार नहीं सुनी गई तो यानी कि ओरल वर्क का एक नुकसान भी है कि उसमें प्रॉपर तरीके से जो बच्चा है वो चीज़ों को पूरे टाइम तक याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप इनको रीड कर लीजिए। राइट, सो हम ओरल वर्क की बात कर रहे थे, ठीक है, उसके डिसएडवांटेज ये हैं, ठीक है, कि ऑल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व वर्बली, कि हम सारी चीज़ें कुछ ऐसी है जो हम वर्बली सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक जो मैथ है उनमें कुछ सॉल्विंग इक्वेशंस होती हैं जो हम वर्बली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पेपर चाहिए, ठीक है, जिसे हम करके देखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन और राइटिंग पावर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट चेक प्रॉपरली, ठीक है। ओरल वर्क से जो टीचर है, बच्चे की जो लिखने की पावर है और जो एक्सप्रेस करने की, मीन्स लिखेगा तभी एक्सप्रेस कर पाएगा चीज़ों को, उन चीज़ों को हम जो है चेक नहीं कर सकते ओरल में, ठीक है। ओरल में तो वो सिंपली बोल ही रहा है, ठीक है। और लर्नड मटेरियल कैन नॉट बी रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम, कि अगर वो एक टाइम पे सिर्फ बोल के बता रहा है चीज़ों को, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो याद नहीं रख सकता लंबे टाइम के लिए। तो ये था आपका ओरल वर्क का डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, रिटर्न वर्क, ठीक है। रिटर्न वर्क अगर हम बच्चे को देते हैं तो रिटर्न वर्क जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे बच्चे की जो एक्सप्रेसिंग पावर है और जो इमेजिनेशन पावर है वो उभर के आती है, जिससे हमें बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है, ठीक है, उसके एक्सप्रेस करने का तरीका पता चलता है। इट कैन बी रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम, और उसका एडवांटेज क्या है कि लिखने से जो है चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं एज़ कंपेरिजन टू रीड आउट, कि हम किसी चीज़ को पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही हम उसे लिखेंगे, तो लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं रिटर्न वर्क की, तो ये जो चीज़ है लंबे टाइम तक रहती है। मिस्टेक्स कैन बी चेक प्रॉपरली, कि लिखा हुआ जो वर्क होगा
रिटर्न वर्क होगा उसमें हम अगर कुछ मिस्टेक्स होगी तो उसे हम अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो हम उसे बच्चे को प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। लिखने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है, और नई चीज़ें जो है दिमाग में आएंगी, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन एंड राइटिंग पावर ऑफ स्टूडेंट कैन बी चेक, मतलब हम जो बच्चे के जो एक्सप्रेशन है, मतलब एक्सप्रेशन से यहाँ मतलब है कि सपोज हमने उसे कोई पैराग्राफ दिया, ठीक है, या कोई हमने उसे लेटर दिया, तो वो जब उसको लिखेगा तो उसमें कुछ अपने अनुभव करके लिखेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हम बच्चे की कितनी पावर है उसकी थिंकिंग की, उसकी इमेजिनेशन की, हम वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डिसएडवांटेज, ये आपके आ जाते हैं एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि रिटर्न वर्क में कि हम उसे लिखवाते जा रहे हैं बच्चे को, तो वो बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। एक होता है बोल कर बताकर बच्चे को चीज़ों को समझाना, तो लिख कर सिर्फ लिखते जाना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि आप लगाओ कि टेबल और काउंटिंग होगी मैथमेटिक्स में, वो सबसे ज़्यादा अच्छी किस में हो सकती है, ड्रिल में, ओरल में या रिटर्न में। ड्रिल में अच्छे से हो सकती है क्योंकि बच्चा उसमें से खुद से करके सीखता है, क्योंकि जब वो टेबल लिखता है, काउंटिंग लिखता है, पहले वो खुद से सोचता है फिर लिखता है, वो करता है, वो बार बार रिपीटेटिव टाइम्स करता है, तो वो जो बेटर है वो रिटर्न वर्क में बेटर नहीं है। सो थर्ड चीज़, रिटर्न वर्क जो है, जो कुछ फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये आपका सीडीपी में चैप्टर आएगा जिसमें स्टूडेंट्स के बारे में है, अलग अलग किस टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे जिनको नहीं दिखाई देता या नहीं सुनाई देता उनके बारे में है, ठीक है। डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म हो गया आपका, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, अफेजिया हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए जो है ये सूटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या है, उनके लिए ओरल वर्क जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो कुछ भी क्योंकि उनके लिए जो ओरल वर्क है वो बेस्ट है, ठीक है। चौथी बात ये क्या डिसएडवांटेज है कि बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम पहले ओरल इंस्ट्रक्शन ही देते हैं। लाइक कि मैं यहाँ पे टीच कर रही हूँ, आपको मैथ पढ़ा रही हूँ या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको वर्बली ओरल इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसके बाद ही आप उसे राइट करोगे। सो बिफोर राइटिंग ओरल इंस्ट्रक्शन मस्ट, इट कैन नॉट बी कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये खुद से नहीं हो सकता, पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि ओरल वर्क में क्या है, रिटर्न वर्क में क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं राइट। सो अब हम बात कर रहे हैं अपने ग्रुप वर्क की। सो ग्रुप वर्क जो है, जैसे कि क्लास में हम कुछ ग्रुप्स बना देते हैं कि आज जैसे हमने बच्चों के ग्रुप्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट, उनको एक्टिविटीज़ करने को दी, तो इसका फ़ायदा क्या है, ताकि बच्चे जो हैं इकट्ठे रह के सीखने में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। दूसरी बात, बच्चों के जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, उनकी ओपिनियंस, उनकी जो इमेजिनेशन है, थिंकिंग है, पावर, वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। सेकेंड आपका कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स, की दूसरों से सीखना, बच्चों के अंदर जो दूसरों से सीखने की भावना है वो हैबिट डेवलप होती है, ठीक है। और जो ये 8 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बेस्ट एक्टिविटी है उनको ग्रुप वर्क कराना। फिर आता है आपका 6 पॉइंट है सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ स्टडी क्या है कि बच्चा खुद से कर रहा है, खुद से चीज़ों को समझ रहा है, तो उसके अंदर क्या है, फिर वही बात आ जाती है कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, खुद से काम करने की इच्छा, खुद से काम करने की इच्छा आएगी, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और रेगुलरिटी बनी रहेगी कि मुझे जो वर्क है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो क्रैमिंग है, क्रैमिंग होता है रट्टा मारना, ठीक है। डिस्करेज हैबिट मीन्स ये भावना नहीं आएगी कि रट्टा मारना उसे, वो चीज़ों को समझ के करेगा, ना कि रट्टा मार के, पहले चीज़ों को समझेगा, देखेगा और फिर करेगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी में क्या होगा कि वो अपना जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से उसे यूटिलाइज़ करेगा कि किस तरह से उसे एडजस्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेगा बच्चा, ठीक है। सो ये एक बेस्ट वे है, ये डेवलप करता है क्यूरियोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया हुआ है सीटेट में। सो हमने अब तक देखो 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, ड्रिल पढ़ लिया हमने, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हो गया आपका,
फिर हमने पढ़ लिया होमवर्क वाला मेथड पढ़ लिया, कितना इम्पॉर्टेंट है वो। फिर हमने उसके बाद ये ग्रुप वर्क पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एक सुपरवाइज स्टडी, ठीक है, जिसमें सुपरवाइज स्टडी है वो भी आपका सेम एक सेल्फ स्टडी की तरह ही है, लेकिन इसमें जो टीचर है वो कैसा वर्क करता है, एज अ गाइड, ठीक है। एज अ गाइड मीन्स उसका सिक्योरिटी की तरह वर्क करता है, ठीक है। और बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं तो एज अ उसे फ्रेंड, उसे मोटिवेट तरीके से करके पढ़ाना है। तो ये आपका आता है सुपरवाइज स्टडी में। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेल्फ स्टडी और सुपरवाइज स्टडी में। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, बट फिर भी हमने जो है डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपका बचा है रिव्यू बचा है, ठीक है। फिर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग बचा है, वो हम डिस्कस करते हैं। आप यहाँ तक देख लीजिए। यस, सो लास्ट हमारे 3 रह गया, रिव्यू, असाइनमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू, दोबारा से देखना, रिविजिट करना आइडियाज़ पर, ठीक है। मीन्स जो भी हमने उन्हें पढ़ाया है बच्चों को, या जो भी आइडियाज़ हैं उन सब चीज़ों पे दोबारा देखना, रिव्यू करना, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब असाइनमेंट क्या होती है कि जब कोई लेसन कंप्लीट करा दिया जाता है उसके बाद असाइनमेंट देना, या एक लेसन पहले देना, यानी असाइनमेंट बनाने के लिए, उसे बोला जाता है असाइनमेंट। कि स्टूडेंट को लेसन देना कि वो असाइनमेंट को जो है प्रिपेयर करे, बनाए, उसे कहते हैं हम असाइनमेंट। फिर आते हैं इसमें 2 पार्ट है, रिपीटेटिव प्रॉब्लम। लाइक कि जैसे हमने कोई एरिया वाला या पैरामीटर का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो उसके बेस पे हमने क्या किए, बच्चों को क्वेश्चंस दिए, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए एरिया और पैरामीटर्स पे। तो इससे क्या होगा, उनकी बार बार वो इस वर्क को करेंगे, इस प्रॉब्लम को करेंगे, तो वो चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। दूसरा, आप 1 मिनट में आपको बताना भूल गई कि जो रिव्यू है उसका आप ड्रिल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। जो ड्रिल वर्क है दोबारा से, मतलब लर्निंग में डू रिपीट करना, ये आपका रिव्यू में आता है, ठीक है। असाइनमेंट में हम ये पढ़ रहे थे रिपीटेटिव प्रॉब्लम, कि जैसे मान लो कोई हमने असाइनमेंट दी है, जैसे मैंने पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ाया, या कोई मेंसुरेशन या ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ाया, उसके बेस पे ही क्वेश्चंस देना, तो उससे क्या होगा, उनकी इंक्रीज होगी पावर। दूसरी बात, उनको जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आएगी, उसे हम कहते हैं रिपीटेटिव प्रॉब्लम। सेकेंड है आपका रिव्यू प्रॉब्लम। रिव्यू प्रॉब्लम मतलब उस चीज़ को देखना। ये किस तरह से, एक स्पाइरल की तरह है। जैसे आपने स्पाइरल देखी है, जब हम बुक की स्पाइरल होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वाले के साथ क्या होगा, लिंक्ड होगा। मतलब वो नई चीज़ों को सीखता जा रहा है, नई चीज़ों को, नए असाइनमेंट को करता जा रहा है विद प्रीवियस वन, अपने प्रीवियस वन के साथ जोड़ते हुए। ये आपका होगा रिव्यू प्रॉब्लम। लास्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग सिंपली अगर हम लैंग्वेज में कहें कि ब्रेन में भूचाल आना, और यू कैन से कह सकते हो आप न्यू आइडियाज़। कि टीचर ने मान लो यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, ठीक है, कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया, उसके बारे में बच्चों के दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आए, उन्होंने, बच्चों ने क्या क्या सोचा। तो मतलब ये जो आइडियाज़ हो गए, मतलब जो चीज़ें हो गई, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब ये एक इंडिपेंडेंटली आइडियाज़ होंगे बच्चों के, ठीक है, अलग अलग आइडियाज़ हो गए, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, उनकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज़ होगी, थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। वो आपका आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। सो आज जो हमने बड़े इंपॉर्टेंट से टेक्निक्स पढ़ी कि टीचिंग की क्या क्या टेक्निक्स है, ड्रिल, होमवर्क, सुपरवाइज्ड, ठीक है, सेल्फ स्टडी हो गई, रिव्यू हो गया आपका, असाइनमेंट हो गया, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ इन ब्रेन, कि नई वर्ड को देके या नए नए आइडियाज़ आना दिमाग में, वो आप कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बेस्ड हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम जो है साइंस पेडागोजी का जितना बचा हुआ पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर का, वो हम कवर अप कर लेंगे। तो दोनों पेडागोजीज के हमारे जो फर्स्ट
चैप्टर है, फर्स्ट कंटेंट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच।